आइए दरोगा रिवीजन से ही यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो भी वीडियो है प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ चाहें तो देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसके पहले सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्रॉइंग राइट की पेटिका में आती हैं? तो यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चीन युआन, यूरोपीय संघ यूरो, ये सारे जो है आंसर हो जाएगा आपका, यानी उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर होगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, युआन तथा यूरो से एसडीआर बास्केट बना है। विशेष आवरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। आईएमएफ शीर्ष कोटा धारक देश अमेरिका 17.46%, जापान 6.48, चीन 6.41, भारत 2.676, भारत का 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो यहाँ पे पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखिए पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है। ऐसे स्थान जहाँ स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है, तप्त स्थल कहलाता है। किसी क्षेत्र की हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। जातीय बहुतायता, वहाँ कम से कम 0.5% या 1500 स्थलीय संवहनी पौधे हों, 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों। हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मरियास ने ब्रिटिश के जो है 1988 में भारत में 4 हॉट स्पॉट स्थित हैं: हिमालय क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ठीक है, पश्चिमी घाट देखिए इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण से पश्चिमी तट के किनारे के साथ साथ अवस्थित पहाड़ियाँ एवं उसके साथ लगे मैदान का क्षेत्र शामिल है। कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। यह भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे हॉट स्पॉट का दर्जा भी प्राप्त है। इसे स्थानिक रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है। यह मालाबार के मैदानी भाग और पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में बेसाल्ट एल्टराइट चट्टानें पाए जाते हैं। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। गंगा का मैदान, इसका विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल तक है। यह जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ पे इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह मुख्यतः भारतीय गैंडा, घड़ियाल, ब्लैक बक्स, हाथी, कछुए या मछली आदि जंतु पाए जाते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, देखिए विटामिन के को आपका फिलोक्विनोन शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। इस कारण से इसको रक्त स्राव रोधी पदार्थ कहा जाता है। विटामिन के का स्रोत है हरी पत्तियाँ, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों का जर्दी तथा पनीर। यह यकृत प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं, अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है और वसा में घुलनशील होता है। जंतु के यकृत एवं आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में यह संचित रहता है। हम इसको दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि से प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल नामक पदार्थ से करते हैं। यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों से प्रभाव से होती है। यह विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दों, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि से मिलता है। विटामिन सी, एस्पार्बिक अम्ल की कमी से मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, संस्करवी अस्थियों का कमजोर
होना इत्यादि बीमारी होती है। इसका मुख्य स्रोत नींबू, वंश का फल, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ इत्यादि हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका 66 नंबर। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? आपका लोएस मृदा कहा जाता है। लोएस मृदा मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों के बृहद जमाव को कहा जाता है। इससे जो मैदान बनता है उसको लोएस का मैदान कहा जाता है। यह उपजाऊ होती है। दोमट मृदा से जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदानों एवं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग यानी 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। रेतीली से बजरी युक्त और लवणीय होती हैं। इसमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इस मृदा को अच्छे तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में किया जा रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन आपका सी सही है, यानी फर्स्ट और सेकेंड। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम्भिक तक्षशिला का राजा था, ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला में तत्कालीन राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया था। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और विश्व विजय करना चाहता था। इसी विजय अभियान के क्रम में लगभग 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा से होते हुए भारत आया था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पीड का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दी। उसकी सेना से भयभीत होकर तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसे सिकंदर का स्वागत करते हुए सहयोग प्रदान करने का वचन भी दे दिया। 326 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। 323 में नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, आइए क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका रामचंद्र गुहा है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं। डेविड ग्रासमैन इजराइल के लेखक हैं। उनको वर्ष 2017 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उनकी उपन्यास ए हॉर्स वॉल्क्स इनटू बाय के लिए दिया गया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल का निधन 25 जुलाई 2017 को हुआ था। उनका जन्म 1926 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। कॉस्मिक रे यानी ब्रह्मांडीय विकिरणों पर इन्होंने विशेष अध्ययन किया, उसी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। वर्ष 2009 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा कलिंग सम्मान प्रदान किया गया था। इसको विज्ञान संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यशपाल ए लाइफ ऑन साइंस एक पुस्तक में उनकी जीवनी है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? आपका बिहू जो है शामिल नहीं है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में बिहू असम के एक महत्वपूर्ण त्यौहार को शामिल नहीं किया गया है। भारत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में माने जाने वाले गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराओं
मंच कलाओं, रीति रिवाजों, भाषाओं, बोलियों, चित्रों और लेखन का विश्व में सबसे बड़ा संग्रह वाला देश है। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची 2008 में स्थापित की गई थी। भारत के कुल 14 अमूर्त संस्कृति धरोहर तत्वों को वर्तमान में यूनेस्को की मानवता अमूर्त संस्कृति धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं: वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाम संस्कृत थिएटर, रमन धार्मिक त्योहार, गढ़वाल हिमालय अनुष्ठान थिएटर। ये सारी चीजें हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो यह आपका भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिए, आंसर देख लीजिए। अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। वर्ष 1928 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि नवयुवकों ने पंजाब में किया था। बीडी सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। ये नासी के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल थे और राजद्रोह में दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को 50 वर्षों का सजा हुआ था। जतीन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए थे। अश्वनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को ... के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पर्यटन का सतत विकास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को पर्यटन का सतत विकास के रूप में मनाया था। 2019 स्वदेशी भाषाओं, संयम एवं और सराहनीय का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ये सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किताबुल हिंद पुस्तक के द्वारा लिखी गई थी, बताइए। तो यहाँ पे किताबुल जो है हिंद पुस्तक अल बरूनी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक अल बरूनी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। अल बरूनी खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। अरबों से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया था। इस पुस्तक में जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण का भी जिक्र किया गया है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे, जिन्होंने अकबरनामा एवं आईन अकबरी पुस्तक की रचना किया था। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया। इसमें अकबर के समय का आधिकारिक इतिहास है। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वे सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर जेल भेज दिया था। इसकी पहली पुस्तक सफीनात उल औलिया है। अन्य रचना सीरे अकबर महान रहस्य था, जो उपनिषदों के 50 अध्यायों का अनुवाद था। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो आपका इक्विटास लघु वित्त बैंक, ऑप्शन ए। वही बात लिखा है यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे धरणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? यह आपका अंतर पीडीए साम्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरणीय विकास की संकल्पना अंतर पीडीए साम्य की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मिलान करना है, तो आइए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य जो है आपका जन्म से लेकर 25 वर्ष तक होता है। गृहस्थ आपका 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से
100 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, दर्शन शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ जीवन यात्रा का पड़ाव से है। हिंदू समाज में जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीने हेतु समस्त जीवन को 100 वर्षों में मानते हुए जीवन के पड़ाव को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख पहली बार आपका जबलोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, यह आश्रम व्यवस्था का प्रथम चरण है। ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रिय निग्रह, व्यायाम, भिक्षाटन, गुरु सेवा, विद्याध्ययन आवश्यक धर्म माने गए हैं। गृहस्थाश्रम, इसमें विवाह, संतान उत्पत्ति, पंच महायज्ञ आदि आवश्यक कर्म माने गए हैं। वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम की संपत्ति और 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, ये सारी चीजें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस इतना जान लिए काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से पढ़ लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपका यहाँ पे संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, संधारित्र और बैटरी, ये सारे डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ब्लू चिप कंपनी क्या है? पढ़ लेते हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है और इनके शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। प्राय यह कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती हैं और अपने अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लार्ज मार्केट कैप की कंपनियां भारत में इस स्तर की सभी कंपनियां कम से कम 20,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती हैं। इस प्रकार की कंपनियों का इतिहास काफ़ी अच्छा रहता है, लगातार लाभ कमाने वाली होती हैं। पूंजी के मुकाबले कर्ज काफ़ी कम रहता है, लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट का बड़ा मार्केट आधार आदि। इन कंपनियों के शेयरों अर्थात ब्लू चिप के शेयरों को बहुत अधिक मांग रहती है। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? आपका अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था, याद रखिएगा। देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल, लगभग 51% भूभाग पर लागू हुई। 1792 ईस्वी में मद्रास के बरामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। 1820 से 27 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना, तब उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमींदारों को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थीं। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग इलाके में लागू की गई थी। और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1825 ईस्वी में लागू किया गया। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। ठीक है, और देखिए इसके बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। इस व्यवस्था में लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह को इकाई माना गया था। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर लागू किया था।
अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया। 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया, जिससे अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें जमींदारी लगान का 11वां भाग अपने पास रखे तथा शेष भाग 89% भाग कंपनी कोष में जमा करना रहता था। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? यहाँ पे सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है, बाकी पेरिडोटाइट, स्कोरिया और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। क्ले या सेल अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लवा के जमने से होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण निम्न है: ग्रेनाइट, बेसाल, पेगमेटाइट, डायोराइट, ग्रेवो, पिचस्टोन और प्यूमिस आदि। ठीक है। अवसादी चट्टान, चट्टान चूर्ण को चुट के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होता है, इसलिए इसे परत चट्टान कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 5% है। अवसादी चट्टान का उदाहरण बालू का पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, खड़िया, जिप्स, डोलोमाइट आदि। क्रांतिक चट्टान उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प एवं जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप बनी चट्टान क्रांतिक चट्टान कहलाती हैं। इस चट्टान में कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। क्रांतिक चट्टान का उदाहरण हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट आदि हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फियोलाइट, सिस्ट। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें क्ले एवं शैल स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, बालुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो आपका इंग्लैंड ने जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपका कागज का जलना। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो आपका रिलायंस ने। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जुलाई 2017 में एशिया, अफ्रीका, यूरोप समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो आपका राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक इस परिषद का पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की उच्च
विवादों की जांच करना और उन पर सुझाव देना है। ठीक है, नेक्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद पर विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा केंद्र और एक से अधिक राज्यों के मध्य सामान्य हितों से संबंधित विषयों की जांच करने और उन पर सलाह देने का दायित्व भी है। अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों एवं कार्यवाहियों के बेहतर समन्वय के लिए यह परिषद अनुशंसाएं कर सकती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होगी। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है और केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण तकनीक परामर्श उपलब्ध कराता है। संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग है: राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़गपुर। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब मेडिकल की भी पढ़ाई कराने जा रहा है। भारतीय औद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल डॉक्टर VC राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का प्रारंभ करने वाला था। वर्ष 2021 में प्रारंभ करने की योजना है। तो ये सब देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के मगेलोंग नगर में स्थित है। यह महायान बौद्ध विहार है। यह 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ, जिसमें 3 ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण जो है 750 से 854 के बीच में शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह रवमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर बना था। वर्तमान में संसार के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका हड़प्पा स्थल जो है आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। इसी स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस स्थल से अन्नागार एवं बैलगाड़ी प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के 6 नगरों में से एक नगर हड़प्पा भी था। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग की खोज रेलवे लाइन निर्माण के कारण हो गया था। सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक बस्तियां सरस्वती नदी किनारे बसे होने का प्रमाण मिला है। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को राजस्थान की नदी कहा गया है और सरस्वती नदी को इसकी श्रेष्ठता के कारण नदियों की माँ यानी नदी माता कहा गया है। कुछ भूगोलवेता घग्गर एवं सरस्वती नदी को एक मानते हैं। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के काफी स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। उसमें मोहनजोदड़ो, अमारी, सुतकोटाडोर, चंदुद्रो आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है KNO2 का रासायनिक सूत्र है किसका है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO2 है। सिल्वर नाइट्रेट का लूनर कास्टिक AgNO3 है। यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसको एंटीसेप्टिक गुणों के कारण जाना जाता है। इसका उपयोग घाव और जलन में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 है। इसका उपयोग आतिशबाजी का रसायन बनाने में होता है। सिल्वर क्लोराइड यानी हर्न सिल्वर AgCl होता है। इनका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। एक रासायनिक यौगिक है। सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
तो यहाँ पे जो है फंगस स्वपोषी जो है सही नहीं है। पर्णरहित की अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पतियों, जंतुओं तथा उसके मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं। यह परजीवी के रूप में भी रहते हैं। परजीवी पादप अपना भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अन्य पादपों पर आश्रित रहते हैं, जिन्हें परजीवी कहते हैं। इसके अंतर्गत दूसरे जीवों को आधार बनाकर जीवित रहने वाला पौधा एवं प्राणी आते हैं। अमरबेर एक लता है। यह प्रायः बबूल, बेर आदि पेड़ पर लिपटी नजर आती है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे स्वपोषी के अंतर्गत जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। सभी हरे पौधे, नील, हरित शैवाल, एककोष जीवाणु तथा अधिकांश कोशिकीय जीवों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। इस प्रकार से पोषण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। आंशिक मूल परजीवी। चंदन का पेड़ एक आंशिक मूल परजीवी है जो दूसरे पौधों के मूल पर उगते हैं और उससे जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेपेंथीज। यह मांसाहारी पौधा है। यह छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों का अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है। इसी कुल का पौधा घटपर्णी है जो लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? आपका हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। ये गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। वायु उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। वायु अनेक गैसों का अनुपातिक सम्मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि विभिन्न गैसों का अनुपात निश्चित होता है। इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रदूषक प्रमुख वायु प्रदूषक भारी धातु, कण में शीशा, बेंजीन, पारा, कैडमियम इत्यादि हैं। सल्फर के ऑक्साइड जो वायु प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आदि हैं। नाइट्रोजन के यौगिक जो वायु प्रदूषक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम कणकीय पदार्थ और एसपीएम निलंबित कणकीय पदार्थ हैं। हाइड्रोकार्बन में अमोनिया वायु प्रदूषक है। अन्य वायु प्रदूषक तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड धूल तथा धुएं के कण, एरोसोल्स इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? आपका हरियाणा। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुनहरी चावल है, कौन सी है? एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गोल्डन राइस यानी सुनहरी चावल एक जीन संवर्धित फसल है जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की विशेष आपूर्ति रहता है। विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ते रोगों की तीव्रता से निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश फिलीपींस है। सुनहरी चावल का निम्नलिखित लाभ है। यह भोजन में विटामिन ए की कमी को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है जिससे दृष्टिहीनता, कैंसर आदि रोगों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह निम्न वसा और निम्न सोडियम आधारित खाद्य है, अतः यह उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सीमित करता है। यह जठर संबंधी समस्याओं को दूर करता है। इसके नकारात्मक पक्ष निम्न है। गोल्डन राइस परंपरागत जैविक चावल की किस्मों को प्रतिस्थापित करके पर्यावरण और कृषकों को की आजीविका के खतरे में डाल सकता है। गोल्डन राइस से भोजन में विविधता समाप्त हो सकती है। यह केवल चावल आधारित डाइट को ही प्रोत्साहन देता है। गोल्डन राइस के विकास और प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। स्थानीय समुदाय भी गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस
जैसे पीएम फसल की कोई आवश्यकता नहीं है। जीएम फसल, ग्रीन पीस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जीएम गोल्डन राइस का तीव्र विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसे देख लीजिएगा, राजीव कुमार। तो इसे देख लेना है। सुमन बेरी जो है इस समय जो है उपाध्यक्ष हैं और सीईओ इसके हैं आपका सुब्रमण्यम। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। और इसके कुछ जो है फैक्ट्स याद कर लीजिएगा यहाँ पे। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले सीईओ हैं, ठीक है। अरविंद पनगड़िया शास्त्री भी हैं, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी तथा सीईओ BR सुब्रमण्यम है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो आपका चैत्र। भारत के राष्ट्रीय पंजाब का प्रथम माह चैत होता है, वह शक संवत पर आधारित है। देखिए यहाँ पे 22 मार्च 1997 से सरकारी परियोजना के भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत का है और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है, ठीक है। फाल्गुन का अंतिम महीना होता है और चैत का पहला याद रखिएगा। यहाँ देखिए मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? 7.8 से 8.0 तक होता है। मानव रक्त का पीएच 7.4 से लेकर 8.0 के बीच होता है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के संदरण के व्युत्क्रम लघुगणक के बराबर होता है। ये सारी कुछ पीएच वैल्यू है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, आइए। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू और रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? रघुराम राजन। ऑप्शन डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व नाम की पुस्तक पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम गोविंद राजन की पुस्तक है। भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 2013 से 16 था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 1997 ईस्वी की अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध लेखिका और समाज सेवी हैं। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं अन्य कई आंदोलनों में भाग लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में अभी नहीं है, ठीक है। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आंसर, यानी प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए। जब कोई अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी परिस्थितियों से गुजरती है तब मुद्रा निर्गमन के नियमों का कठोर बनाना होता है। मुद्रास्फीति के कारण दो कारण से उत्पन्न होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति, वस्तुओं और सेवाओं की समग्र पूर्ति के मुकाबले में उनकी समग्र मांग से अधिक वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती हैं तो उस मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए है लागत जनित मुद्रास्फीति। उत्पादन लागतों जैसे मजदूरी, करों एवं आयात लागतों में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियां निम्न हैं: हीनार्थ प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, उदार ऋण एवं साख नीति, युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय, प्रतिगामी कराधान नीति, प्रशुल्क व्यापार नीति एवं कठोर उद्योग नीति आदि यहाँ पे हो जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय: राजकोषीय उपाय, संतुलित बजट बनाना, अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना, प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, बचतों को प्रोत्साहित करना, उत्पादन में वृद्धि करना इत्यादि। मौद्रिक उपाय: मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संतुलित करना, कठोर साख नीति अपनाना। तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम
तेज एप्लीकेशन है। गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज एप्लीकेशन है। रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस ऐप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आईआरसीटीसी ऐप भी है। निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? आपका सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, चंगेज खान दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था। चंगेज खान एक मंगोल नेता था। वह निर्दयी, बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश सर्की वंश का था एवं इकबरी तुर्क था। इल्तुतमिश सर्की वंश का था एवं इलबरी तुर्क था। इसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित किया था। इसी के समय भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। इसके द्वारा उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली में सल्तनत में शामिल किया। यह शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण भी जाना जाता है। इसने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक जो है 1325 से 1351 ईस्वी वंश का एक प्रमुख शासक था तथा उसने उल्लू खां की उपाधि धारण की थी। उसने उसके शासनकाल 1333 ईस्वी में मोरक्को की यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आया था, पूछा जाता है। नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। उसने कृषि की उन्नति के लिए अमीर को ही नियुक्त किया था और सिकंदर लोदी वंश का शासक था। इसने आगरा नामक नवीन नगर बसाया। 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उसने भूमि के नाप के लिए पैमाने गजे सिकंदरी प्रारंभ किया था। देखिए, NAFTA के सदस्य हैं। कौन है? आपका USA, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको हैं। ठीक है, इसे अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के रूप में जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था। इसलिए नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश के लिए अधिकतर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को व्यवस्थित रूप में से हटा दिया गया। नेक्स्ट यहाँ आप देखते हैं, इसमें तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया। ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधित काफी सुगम नियम बनाए गए। वर्तमान उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के स्थान पर जब आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के तौर पर जाना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजात के अधिकार को संविधान के किसके मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता के अधिकार के। ठीक है, यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 21। विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघ विवाद 1978 में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में से समस्त आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है। न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार से मानव होने के कारण सम्मान पूर्ण बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार, विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है: जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्निहित अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी का संबंध का अधिकार जो है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ
दुर्गा भर्ती में निश्चित सफलता हेतु महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पे फिर दे दिया गया है। इस नोट्स को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।